कि इंग्लिश में करनी है? उर्दू प्राइमरीली बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है, ताकि वाइडर ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। एयर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से और सेंटर फॉर ग्लोबल इनोवेटर्स की तरफ से यू वेलकम दिस प्रोग्राम। डॉक्टर इदरीस ख्वाजा, डीन एयर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर दिस इनिशिएटिव कि आपने मुझे कहा कि हम एक प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेके आए और जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे यंग स्टार्टअप्स हैं उनके लिए लर्निंग का एक प्रोग्राम शुरू करें। और आई एम रियली एक्साइटेड कि आज इसी प्रोग्राम सीरीज के हमारे पहले स्पीकर मिस्टर आतिफ अहमद हैं। सर आतिफ जो है एक सीनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बहरीन बेस्ड, 25 प्लस इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। इसमें ही हैज बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट डील्स ऑफ द रीजन, 2.5 बिलियन डॉलर प्लस की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहे हैं। he has founded multiple ventures, बहरीन में बेस्ड है, पिछले 10 साल से फाइनेंशियल कंसल्टिंग में भी काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक ट्रैवल एंड टूरिज्म का प्लेटफॉर्म अपना भी लॉन्च किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। वी वेलकम यू सर आतिफ and we're really glad to have you. Thank you for having Imran. Pleased to be here and pleased to be part of your team. So thank you very much. We're really honored. और आप इस दौरान कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो #AskCGI करके आप उसको टैग कर सकते हैं फेसबुक पे। और अब्दुर्रहमान और समिया असिस्ट कर रहे हैं हमें, वो आपके क्वेश्चन सर आतिफ को भी पुट फॉरवर्ड कर रहे होंगे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी। सर आतिफ, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो खुद भी बीइंग एंटरप्रेन्योर आई कैन रिलेट टू, कि आपकी जर्नी और ये प्रोफेशनल जर्नी और उसमें फंड रेजिंग की तरफ आना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ आना, इसको अगर आप काइंडली शेयर करें। ये देखिए इमरान, होता ही है, आप जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं तो बहुत सी इंस्पिरेशंस होती हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत से गोल्स आपके जहन में होते हैं। मगर होता ये है कि प्रोफेशनल लाइफ अपने हिसाब से चलती है, अपनी डायरेक्शन खुद ही लेती है और आपको उसके साथ ही मूव करना पड़ता है। मैं फिजिक्स मेजर था जब मैं पैसा आउट होकर निकला था एंड एंडेड अप इन हबको, और वो भी हबको की फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट टीम। कोई लिंक नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि अकाउंटिंग भी मुझे करना पड़ेगी। मगर फिर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं फिर आप किसी काम को नो नहीं कह सकते। आप यू गो विद द फ्लो, यू एक्वायर द नॉलेज, यू एक्वायर द एक्सपीरियंस, और आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी वो आपको खुद ही लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। एक चीज़ हम जो मेरे एक बहुत ही काइंड बॉस थे खालिद मसूद साहब, उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक एडवाइस की थी कि आतिफ, नेवर से नो टू वर्क, इट विल पे यू ऑफ लेटर इन लाइफ। एंड बिलीव मी, ही वाज सो स्पॉट ऑन। उसमें मैंने अमल करते हुए जो भी अच्छा बुरा, उस समय मुझे जो भी बुरा लगता था, अच्छा लगता था, काम मेरी तरफ आया, मैंने किया, और किसी न किसी फॉर्म में जाके उसने आगे जाके हेल्प की। मुझे जैसा आदमी जिसे अकाउंटिंग में नहीं आती थी, उसे अकाउंटिंग पकड़ा दी गई, ना डेबिट पता थे ना क्रेडिट पता थे, ना ये पता था कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, ना ये पता था कि कैश फ्लो कैसे बनता है, और तीनों और पीएनएल में, कैश फ्लो में और बैलेंस शीट में रब क्या होता है। मगर जिस वक्त दी गई थी उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था कि क्या बोरिंग काम दे दिया है। मगर होता ये है कि जो आपके जो बॉसेस होते हैं वो आपसे बहरहाल ज़्यादा जानते हैं, तभी वो आपके बॉस हैं, अदरवाइज आप उनके बॉस होते हैं। वो अपनी नॉलेज के बेस पे आपको किसी न किसी टूल से हमकिनार कर रहे होते हैं। अब आज जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे पता चलता है कि इंसान किसी भी बिजनेस में कोई भी काम करता है, वो होल बिजनेस एक्टिविटी पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे एंड अप होती है। तो वो जो चीज़ शुरू में बहुत बुरी लगती थी वो आज जाके बेस्ट बेनिफिशियल है। इसी तरह जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है, इसमें भी अगर
एंटरप्रेन्योर को ये ना पता हो वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, फिर होल एक्सरसाइज मीनिंगलेस ही हो जाती है। तो आपने जो क्वेश्चन था कि हाउ डिड आई एंड अप इन वेयर आई एंडेड अप, इज दैट माय लाइफ टुक मी वेयर it wanted me to go in all honesty. Never tried to be an entrepreneur, never tried to be an investment banker, never tried to be even a financier or fundraiser. Just life took me along. Okay, great. Sir Atif, what is one single thing that you remember कि यार ये सबसे मुश्किल टाइम था या हार्डेस्ट पार्ट था जर्नी का, सबसे मुश्किल चीज क्या थी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो अपना करियर शुरू किया था पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। पहले हमको किया, फिर कतर में एक और पावर प्रोजेक्ट था, पावर वाटर प्रोजेक्ट, वो किया, फिर सऊदी चला गया। सऊदी जाके फिर मुझे बहरीन में हेड एंड कर लिया गया, बहरीन आ गया। बहरीन में एक कुछ अर्सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने के बाद फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो लकीली ये रीजन जो था ये बड़ा आइसोलेटेड था उस क्राइसिस से, और रीजन उसके बावजूद सर्वाइव कर रहा था। तो उस जमाने में मैंने अपना एक पावर फंड रेज करने की कोशिश की। $500 million का फंड था, यूनिक प्रोपोजिशन थी, बहुत पॉपुलर था और हम बड़े होपफुल थे कि वो रेज हो जाएगा 2010-11 के बाद। राइट। और हम वी वर वेरी क्लोज टू क्लोजिंग इट, और फिर अरब स्प्रिंग आ गया। ओके। और उस अरब स्प्रिंग के बाद रीजन का रिस्क प्रोफाइल टोटली चेंज हो गया। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में तो आपको हायर रिटर्न्स मिल रहे होते हैं 25-30% के। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है वो 12% का होता है। हम 9% ऑफर कर रहे थे। और अरब स्प्रिंग की अच्छा जो भी रिटर्न होता है वो आपके रिस्क प्रोफाइल का पार्ट होता है, फंक्शन होता है बेसिक। फिर जब अरब स्प्रिंग आया तो जो रीजन का रिस्क प्रीमियम था वो डबल डिजिट में पहुंच गया। तो ऑब्वियसली हमारा जो रिवॉर्ड्स थे वो उससे कहीं ज्यादा कम थे जो रिस्क इन्वेस्टर को लेता, तो वी हैड टू डिसकंटिन्यू इट। So that was something that really pushed me back to my knees कि यार ये क्या हो गया। But I think it was a good learning experience. अगर वो ना होता तो आज हम जो अपनी लिंक के लिए जो हमारे स्टार्टअप है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी फंड रेजिंग में हमें बिल्कुल भी हेल्प ना होती। मतलब मैं आपको जिस रास्ते से गुजारता है वो किसी रीजन से गुजारता है। True that. That's great. That's exciting कि you learned from that parent hiccup and picked yourself up और फिर उसके आज सर तो आते सब कोई फंड रेजिंग का, अगर यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, जरा फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट बताइए ना कि फंड, हमें बच्चों को फंड रेजिंग पता चले फ्रॉम एबीसी। सर फंड रेजिंग बेसिकली इंटरनेशनल भिखारी होता है। आपको भीख मांगना आना चाहिए, आपको बहुत करेजियसली ये कहना पड़ता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। फंड रेजिंग की जर्नी में आपको 1000 टाइम्स नो सुनना पड़ते, शायद एक कोई बात आपकी रुक के सुन लेता है, और जो लोग सुन लेते हैं उसमें से भी शायद कोई एक आपसे कहता है यार चल ठीक है मुझसे $2 दे। इज एज सिंपल। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर इट्स ए वेरी 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 चैलेंजिंग पाथ दैट वन टेक्स। होता यह है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप भले कोई न्यू आइडिया लेके आए, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करें, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स डिस्कवर करें, न्यू थीसिस आप लेके आए, वो आपका एक पैशन प्रोजेक्ट होता है। जितने पैशनेट आप उसके लिए होते हैं कोई दूसरा होता नहीं है उसके लिए। आपको दूसरे को अपनी फ्रीक्वेंसी से इन सिंक करना पड़ता है, तभी कहीं जाके वो आप पे बात सुनते हैं, अदरवाइज बात सुनता नहीं है।
क्योंकि आप जैसे एक जो इन्वेस्टर है उसके पास अगर कुछ पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो आप जैसे उसके पास 50 लोग और सामने खड़े होंगे पैसे लेने के लिए। तो ए, यू हैव टू स्टैंड आउट। बी, आपके प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टर को मुतासिर कर सके, और सिर्फ मुतासिर ही ना कर सके, आप में वो स्किल सेट भी देख सके जिसमें कि आप प्रोडक्ट को एज ए बिजनेस प्रोपोजिशन लॉन्च कर सके। क्योंकि आइडियाज बहुत चीप होते हैं, जितने दे आर डाइम अ डजन, मगर असल काम होते हैं उस आइडिया की एग्जीक्यूशन के अंदर। तो फंड रेजिंग जर्नी बेसिकली आपकी शुरू होती है कि जब आपके जहन में कोई आइडिया आता है और आप कहते हैं यार इसको मुझे एज ए बिजनेस बिल्डअप करना है। अच्छा, होता क्या है कि बिजनेस मैनेजमेंट भी एक साइंस है, और बहुत से यंगस्टर्स जब स्टार्ट करते हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जिसकी बेसिस पे वो बिजनेस डिसीजंस ले सके। तो उन्हें किसी न किसी बिजनेस की नॉलेज के बंदे के साथ या एंटिटी के साथ टाई अप करना पड़ता है, जो कि बिजनेस की नॉलेज रखता है, और वो आपकी प्रोपोजिशन को देख के समझ के ये कह सकता है कि ये चीज आगे जा सकती है और कितना आगे जा सकती है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको उसकी बात पे यकीन करना पड़ता है, और वो शख्स जो उनको गाइड कर रहा होता है वो एडवाइजर कहलाता है। तो सबसे पहले अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, फिर तो शायद आपको उस लेवल की एडवाइजरी ना चाहिए हो, मगर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको किसी न किसी एडवाइजर के साथ टाई अप करना पड़ता है, जिसके साथ जो उनके आइडिया को और जो उनकी बिजनेस प्रोपोजिशन को वाउच कर सके, उनको कोच कर सके, हैंड हेल्ड कर सके और उनको लेके आगे चल सके। और इसके बाद जब आप में थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है उस एक्सपीरियंस एडवाइजर के थ्रू या मेंटोर के थ्रू, जो कि आपकी आइडिया को ये वाउच कर रहा है कि यार इसमें जान है, ये आगे एक बड़े बिजनेस में डेवलप किया जा सकता है, तो उसकी अटेस्टेशन के साथ आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका जो अच्छा वो जो एडवाइजर होता है वो आपको ये भी बताता है कि भाई इसमें बिजनेस के एंगल्स क्या हैं, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, एग्जीक्यूशन में हर्डल्स क्या क्या आ सकते हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जाएगा, किस वक्त कितने पैसे चाहिए होंगे। ये चीज डिटरमिन करने के लिए आपको फाइनेंशियल मॉडल बिल्डअप करना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे ठीक है एक आइडिया आ गया, उसे एक एडवाइजर की सपोर्ट मिल गई, मगर उसे फिर एंड ऑफ द डे बिजनेस इज ऑल फाइनेंस, कि कितना पैसा डालोगे कितना रिटर्न मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर को थोड़ी सी इसकी भी शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए कि जो दूसरों से पैसा लेके आ रहा है वो उसे किस तरह रिटर्न करेगा, और जो प्रॉमिस वो कर रहा है वो किस तरह फुलफिल करेगा। क्योंकि if somebody is trusting you with his money, and it becomes your fiduciary responsibility to fulfill your promises and deliver on the returns that you have promised. जो अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे कोरोना आ गया या कुछ और हो गया, वो आपकी हाथ के कंट्रोल में नहीं होते, मगर एक नॉर्मल डे ऑफ बिजनेस के अंदर जिस तरह बिजनेस को प्रोपेगेट करना चाहिए उसकी बेसिस पे आपको एटलीस्ट बहुत क्लियर विजन पता होना चाहिए कि बिजनेस कहाँ से चलेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, और किस किस जगह पे किस किस तरीके से आपको डिफरेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आप आएंगी, और वो जो फंडिंग रिक्वायरमेंट के होल होंगे आप उसे कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये एक बड़ा डीप और सब्जेक्टिव मैटर है। अनफॉर्चुनेटली ये एक है घंटा काफी नहीं है इसके लिए, अवश्य कि इसके लिए आप एक कोर्स डिजाइन करिए। बट नटशेल में बेसिकली ये है कि फंड रेजिंग जो होती है वो आपकी प्रोडक्ट की प्रोपोजिशन के अराउंड होती है, और किसी को कन्विंस करना कि ट्रस्ट मी with your money and I'll multiply it in X number of years, that's the most difficult task.
अच्छा, तो आतिफ साहब, जैसे एक ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग है कि किसी एक शख्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने शुगर मिल लगानी है या टेक्सटाइल मिल लगानी है और वो बैंक के पास चला जाता है कि मुझे फाइनेंस चाहिए। एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस उससे किस तरह डिफरेंट है? देखिए, वो दोनों बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा बताऊं। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अपनी एक न्यू शुगर मिल लगानी है, तो बैंक जो होता है ना, इस होल इक्वेशन के अंदर सबसे डरपोक आदमी होता है। बैंक कभी उस इंडस्ट्रियलिस्ट पे कभी रिस्क नहीं लेगा। वो ये कहेगा कि अगर 10 रुपए चाहिए तो 20 रुपए के एसेट्स मेरे पास गिरवी रखो, फिर मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। कि अगर तुम्हारे ये ना चल पाया तो 20 रुपए के एसेट्स में लिक्विडेट करूंगा डिस्काउंट के ऊपर, और वो 10-12 रुपए के में लिक्विडेट हो जाएंगे, और उसके मैं अपने पैसे रिकवर कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, जो शुगर मिल है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही मेच्योर है। उसका लगाना आसान है। हर तरीके की आपके पास इंजीनियर्स मौजूद हैं उसको लगाने के लिए। फीड स्टॉक मौजूद है पाकिस्तान में आपके शुगर केन क्रॉप्स के थ्रू, और उसको मार्केट में डिमांड भी मौजूद है। गवर्नमेंट तो पहले से सब्सिडाइज करती है। तो इसका मतलब ये कि जो प्लांट लगाने के लिए पैसा चाहिए, और उस प्लांट में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जब आप फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको बेचने की कैपेसिटी तक मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि प्लांट कुछ अरसे बाद बनने के कुछ अरसे बाद रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा। होता ये कि इस टाइप के जो 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 प्लांट्स होते हैं, वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसी से सबका फायदा हो रहा होता है। जो बैंकर है उसको भी वहीं से पैसे मिलेंगे, जो इन्वेस्टर है उसको भी वहीं से रिटर्न मिलेगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वहीं से पूरी होगी। तो इसको एक रिस्क असेसमेंट के थ्रू गुजारा जाता है। आप बैंकर के पास लेके जाते हैं, बैंकर उसे स्ट्रेस टेस्ट करता है, रिस्क प्रोसेस असेसमेंट के थ्रू गुजारता है, वेट करता है, समझ जाता है। इन नॉर्मल डे ऑफ बिजनेस के अंदर उसको ये पता होता है कि जी जो चीनी प्रोड्यूस करेगा वो बिक भी जाएगी, नहीं बिकेगी नहीं तो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगी। बाहर की मार्केट में प्राइस ये चल रही है आजकल, जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, जो उसकी फीड स्टॉक है वो इसमें इतने इतने में मिलेगा। तो डेल्टा जो आएगा उसके नेट रेवेन्यूज का, वो इतना होगा कि उसके डेट को पे ऑफ कर सके बैंकर के। और उसके साथ साथ वो ये करता है कि मिस्टर इन्वेस्टर, आप मुझे अपनी कुछ एसेट्स गिरवी रखवा दीजिए। तो उसके बाद उसको फाइनेंसेस देता है। अब एंटरप्रेन्योर के पास तो सिर्फ एक आइडिया होता है, उसके पास ऐसा कोई एसेट होता नहीं है जिसको कि गिरवी रखवा सके। ना उसके पास इतने फाइनेंसेस होते हैं जिसकी बेसिस, जिसको प्लज करके या एसेट्स को प्लज करके वहां से बैंक के को कन्विंस कर सके कि भाई अगर मेरे आइडिया नहीं चला तो तुम यहाँ इनको बेच के पैसे निकलवा लेना। तो जनरली होता यह है कि 99.9% केसेस में एंटरप्रेन्योर को डेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप डेट, आप जहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो डेट होगी या इक्विटी होगी। अब डेट 99.9% में तो आपको डेट मिल नहीं रहा, तो फिर आपको बस एक ही चीज आ जाती है कि अपनी इक्विटी शेड करते जाइए, और इन्वेस्टर से आप पैसे लेते जाइए अगर वो आप पे इन्वेस्ट करने में तैयार है। तो आप ये समझिए कि अगर एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लगाने जा रहा है, उसके लिए बनाना, बैंक से पैसे लेना आसान है क्योंकि उसके पास प्लेस करने के लिए एसेट्स हैं, और जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है वो सबको पता है, जो फीड स्टॉक जहाँ से उठाएगा वो उसको सबको पता है, और जहाँ पे बेचेगा वो सबको पता है। उसकी बाकायदा मार्केट इस्टेब्लिश्ड है, और फीड स्टॉक को सिक्योर करने में और फिनिश प्रोडक्ट को बेचने में कोई कबाहत नहीं है। जबकि टेक
एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास इस होल 4-5 चीजों में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक आइडिया होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई होती, लोगों को कन्विंस करना कि तुमको पैसे दे दें मुश्किल काम है। मैं आपको उबर की एग्जांपल देता हूँ। ट्रैविस क्लैमनिक ने जब ये 10-12 साल पहले ये अपनी होल जर्नी स्टार्ट की थी, उस जमाने में उसने ये कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी की बेसिस पे कैब्स हायरिंग का जो बिजनेस मॉडल है उसको डिस्टर्ब कर दूंगा। ऐसे ही कहा था ना उसने? यस। अच्छा, कैब्स हायरिंग का जो बिजनेस मॉडल था वो 200 इयर्स ओल्ड मॉडल था। घोड़ा यानी कि हॉर्स कार्ट से चेंज होके लेमोजीन बन गई थी, मगर जो बेस अंडरलाइन बिजनेस मॉडल था वो यही था कि ड्राइवर आएगा, अपनी सर्विसेज देगा, उसके अगेंस्ट आपको जहां से जाना है वहां पहुंचा देगा और उसके पैसे ले लेगा। सदियों से यही चलता चला आ रहा था। जब ट्रैविस क्लैमनिक ने इन्वेस्टर से जाके ये कहा कि मैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपकी कैब आपके घर पे लेके आ जाऊंगा, तो कोई इसमें बिलीव करने में तैयार ही नहीं था। ठीक है, हशर ये था जब उसका अपना सीड राउंड उसने रेस किया, $1.25 मिलियन का सीड राउंड था, 20 इन्वेस्टर्स थे जिसने 5-5 हजार डाले थे। समझे? ओके। क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा था, कोई इस पे तैयार ये समझने पर तैयार नहीं था कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कैब आपके घर पे आ सकती है, बजाय से कि आप स्ट्रीट पे जाके कैब को हेल करें। वेरी वेल सेड सर आतिफ। लेकिन हमारे पास जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ये भी अपने स्टार्टअप्स बना रहे हैं। हमने यहाँ मैंडेटरी किया है कि हर स्टूडेंट ने एक स्टार्टअप बनाना है, तो वो सेमेस्टर में एक स्टार्टअप बना रहे हैं। प्लस जो हमारे अपने स्टार्टअप्स हैं वो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं। मैं चाह रहा हूँ इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करें एक्विटी के कॉन्सेप्ट को, कि एक्विटी ऑफर करके पैसे रेज करना, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है, फाउंडर्स जो है, वेरी पोजेसिव कि मुझे एक्विटी नहीं देगी। तो आपने बहुत अच्छा बिल्ड किया कि उनके पास लोन तो मिलना ही नहीं है उनको, क्योंकि वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अब आप उनके पास ऑप्शन ही यही बचा है कि वो एक्विटी ऑफर, लेकिन उनको इनकरेज करना कि एक्विटी जरूर ऑफर करें। इस पे अगर थोड़ी बात। अच्छा, होता क्या है ये देखेंगे, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का इशू है। पाकिस्तान की मार्केट अनफॉर्चुनेटली इतनी मैच्योर अभी है नहीं कि वो ट्रेडिशनल डेट एंड इक्विटी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आगे जा सके। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी, मगर आजकल का जो दौर है इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है नहीं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो हमारी होल जो लाइफ है वो डेट और इक्विटी के दरमियान ही घूमेगी फिलहाल। ठीक है, अब चक्कर ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई स्टार्टअप बना लिया, ठीक है बना लिया, वो सबसे पहला क्वेश्चन उन्हें ये पूछना कि तुम बना क्यों रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि उनसे पूछेंगे कि ये जो स्टार्टअप शुरू क्यों कर रहे हो। ओबियसली उन्हें उसको आगे ग्रो करना है, उसे एज ए बिजनेस वेंचर बनाना है। तो राइट, बिजनेस वेंचर बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अब या तो आपके अपने पास पैसे हो, अपने पैसे आप लगा दीजिए, और सत्तर लगाते जाइए, बिल्कुल ही कंगाल ना हो जाए, क्योंकि दैट्स ए वेरी वेरी चैलेंजिंग जर्नी। ठीक है, अगर इतने पैसे नहीं है तो फिर ऐसे आदमी को पकड़िए जिसके पास पैसे हो। ठीक है, ठीक है, अब ये सोर्सेज ऑफ कैपिटल भी दो ही हो सकते हैं, या तो बैंक से को पकड़ सकते हैं या फिर किसी रिच आदमी को पकड़ लीजिए। बैंक को तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक बहुत ही डरपोक लोग होते हैं, बैंकर्स जितने होते हैं, वो अपने आप को 1000% सिक्योर करेंगे, फिर आपको शायद 100 रुपए दे दें, अदरवाइज वो आपको एक कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो भी किसी के पैसे मैनेज कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मगर चक्कर ये कि वो भी किसी के पैसे मैनेज कर रहे हैं। दे बीन पेड टू यूज द फंड्स वाइजली। राइट, अब ये उनकी जॉब है। ठीक है, तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे, अगर वो मुझे अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो कम से कम 200 का मुझसे कुछ प्लेज रखवाएं कि अगर मैं 100 रुपए वापस नहीं कर सका तो उनके पास कोई सिक्योरिटी दो जिसको वो बेच के वो पूरा कर सके अपना नुकसान। अब
पाकिस्तान जैसी जगहों पे ऐसा कोई बैंकर मिलना जो कि आप पे बेट कर सके और रिस्क ले सके मुश्किल है। ठीक है, कुछ स्टेट बैंक की रेगुलेशन भी अलाउ नहीं करती कि वो हाई रिस्क वेंचर्स में हाई रिस्क प्रोपोजिशन में वेंचर आउट करें। ठीक है, तो स्टेट बैंक को भी अपनी जॉब करनी है कि जिन लोगों ने बैंकर से पैसे रखवाए वो डूब ना जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो ही सोर्स ऑफ कैपिटल बच जाते हैं, या तो अपने पैसे या किसी दूसरे के पैसे। अपने पैसे से अच्छा हुआ ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 50 60 70 सालों में जो अमेरिका से जब से ये होल चीज स्टार्ट होना शुरू हुई टेक एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें ये हुआ कि बहुत सी प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो हैं वो या के माइलस्टोन्स हैं खुद ही विजिबल हो गए, इमर्ज आउट हो गए कि ये स्टेप होते हैं इस टाइप की किसी भी वेंचर के अंदर। तो अब आप किसी के पास सिर्फ आइडिया लेके पैसे लेने जाइए तो वही कहता है बेटा ऐसा है कि कुछ पैसे अपनी जेब से लगाओ, उसको लगाने के बाद इस आइडिया को इस लेवल तक ले आओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसके माने ये वे कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसके पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ कैपिटल जरूर होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो उस स्टार्टअप को एक सर्टेन लेवल तक लेके आ जाए, जिसके बाद कोई भी इन्वेस्टर उसको देखने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग जिसे हम कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग के लिए भी कुछ कॉस्ट चाहिए होती है आपको, फ्री तो कुछ भी नहीं होता ना। राइट, ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग के लिए होता ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी जेब से खर्चा कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो अच्छा सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए अगेन ये बताएं कि एक शख्स ने एक आइडिया डेवलप कर लिया तो जो फंड जहाँ से मिल सकता है उनको अप्रोच कहाँ किया जाए? मतलब वी नो के जी हबीब बैंक तो यहाँ पे है तो हबीब बैंक चले जाएं, ये वेंचर कैपिटल या बाकी जहाँ से भी एंटरप्रेन्योर को फंड मिल सके उनको यंग स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, वो जो मैंने याद है मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें कुछ टेक एंटरप्रेन्योर फंडिंग की एक स्लाइड, सेकंड स्लाइड, अगर उसको तो ऑन स्क्रीन ला सकेंगे आप लोग? समय काइंडली वो स्लाइड अगर शेयर कर दें हम, स्लाइड नंबर 2 जो थी ना, जी ये वाली से? जी ये वाली बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही टिपिकल बिजनेस की जर्नी की डिपिक्ट करने की मैंने इसमें कोशिश की है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस एक आइडिया होता है। ठीक है, आइडिया पे कोई भी पैसे नहीं देता, आपको उस आइडिया को रियलिटी बनाना पड़ता है। आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए अच्छा यहाँ पे हम स्पेसिफिक टू टेक स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की। ठीक है, अच्छा अब अगर बिल्कुल बॉटम में देखें तो आपको एक नेगेटिव एरिया के अंदर एक वैली नजर आएगी जिसको कहते हैं वैली ऑफ डेथ। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये वैली ऑफ डेथ इस वजह कहलाती है कि जितने आइडियाज अगर उनको ठीक बिजनेस में कन्वर्ट ना किया जाए तो जितने भी आपने अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट की है वो यहीं पे मर जाती है। ये वो एरिया है जिसमें कि ना तो बिजनेस कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ना उसकी टेक्नोलॉजी मेच्योर हुई है, और ना उसके पास ज्यादा पैसे हैं। और पैसे हैं इस वजह से नहीं क्योंकि वो बाकी क्लियर दो चीजें नहीं है। ठीक है, राइट। अच्छा अब होता क्या है जब भी कोई आइडिया लेके स्टार्ट करता है तो वो जो फाउंडर है या फाउंडिंग टीम है वो अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके उसको उस लेवल तक लेके आते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट से एक फिजिकल ऐसी चीज बन जाए जिसको टच एंड फील किया जा सके, उसे कहते हैं प्रोटोटाइप।
उस प्रोटोटाइप तक पहुंचने के लिए आपको जो लोग फंड करते हैं उनको एंजल्स कहते हैं, बिजनेस एंजल्स, ठीक है। राइट। वो एंजल्स ऐसे होते हैं कि वो उनके पास थोड़ा सा एक्सेसिव कैश होता है, वो ये करते हैं कि डिफरेंट वेंचर्स में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं, और उसमें से एक दो जो भी सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उनको पैसे रिकवर हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते। एंजल इन्वेस्टर्स आपके रिच मामू, चाचू, ताया, फूफा भी हो सकते हैं। सब कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा इतनी मनी हो जिसको कि वो जाया करने को मुतामिल हो सके। राइट। ठीक है, it can be your relative, can be your friend's dad, can be your mentor, anybody. Anybody who's willing to take on risk on you. On बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर जो आप पे रिस्क ले सके, वो आपसे एटलीस्ट इतना कन्विंस जरूर हो आपके आइडिया के ऊपर या आपके ऊपर कि आप इसको you'll make it a success out of it. Right. तो देखिए कोई भी आदमी पैसा इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि वो डूब जाए, ठीक है, वो इसलिए इन्वेस्ट करता है कि उसमें कुछ आगे रिटर्न मिले। अच्छा, जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो जगह शुगर मिल का प्रोजेक्ट है उसके रिटर्न्स होते हैं परसेंटेज के अंदर, जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके रिटर्न्स होते हैं मल्टीपल्स के अंदर, मीन 100% के मल्टीपल्स के अंदर, ठीक है। तो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा होता है यहाँ पे, हाइपर रिटर्न्स होते हैं। हाइपर रिटर्न्स इस वजह से होते हैं क्योंकि हाइपर रिस्क भी होता है इसके अंदर, ठीक है। एक आइडिया को लेके आप चलते हैं, न्यू आइडिया होता है, कुछ पता नहीं होता ये किस डायरेक्शन में लेगा, मार्केट उसको कैसे परसीव करेंगे, मार्केट कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये जो इनिशियल आपका जो ट्रस्टवर्दी पार्टनर है जिसका बिजनेस एंजल कहते हैं, he is the guy that will vouch on you and he will say, look, I'm trusting you with my money, you better don't lose it. और फिर वो उसके पैसे से लेकर आप उसको उस लेवल तक लेके आते हैं जिसमें कि वो एक थोड़ी बहुत फंक्शनल प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाए, बहुत ही रॉ हो, क्रूड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फंक्शनल हो। इसके इस स्टेप तक आपको जो भी खर्चा करना होता है या तो एंजल इन्वेस्टर के पैसे से करना होता है या फिर अपने पैसे से करना होता है। शुरू में अपने पैसे से करके बूट स्ट्रैप करके आप उससे क्लिकेबल प्रोटोटाइप तक लेके आते हैं। फिर एंजल इन्वेस्टर से थोड़े से पैसे लेके वो आप बहुत ज्यादा नहीं देता, $15-20 हज़ार दे दें तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इतने पैसे देके वो आपसे आपकी कंपनी में थोड़ा बहुत शेयर ले लेता है, क्योंकि इस वक्त आप ध्यान में रखिए आपको कोई ऑफर करने को कुछ है नहीं, आप उसे से इक्विटी ऑफर कर सकते हैं, आप तो अपनी सैलरी भी उसे ड्रॉ नहीं कर रहे होते इस वक्त तक। फिर उसमें ये होता है कि आप क्लिकेबल प्रोटोटाइप से आप एक फंक्शनल प्रोडक्ट तक लेके आ जाते हैं, वो आपकी सीड स्टेज होती है। सीड स्टेज तक भी जो लोग आप पे ट्रस्ट कर सकेंगे वो आपके बिजनेस एंजल्स होंगे, मींस लेटर स्टेज एंजल्स होंगे या अर्ली स्टेज वीसीज होंगे, राइट, ठीक है। तो ये दो लोग मिलके आपको वैली ऑफ डेथ से बाहर तक लेके आते हैं। इनके साथ जब आपकी प्रोडक्ट बन गई और इसमें आपने थोड़ा लॉन्च कर दिया, उसमें थोड़े बहुत क्लिक्स आना शुरू हो गए, लोगों ने इसे विजिट करना शुरू कर दिया, कुछ डॉलर्स आपको आना शुरू हो गए, उसके बाद आपका राउंड ए शुरू होता है। राउंड ए में आप और उस जब आपका राउंड ए आप क्रॉस कर लेते हैं, सॉरी सी राउंड के बाद आप इस काबिल होते हैं कि उसे प्रॉपर सीड में से जब पैसे रेस करते हैं उसकी बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं, उसको थोड़ा सा मोर एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ये वन गो में फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाती। राइट सर, आतिफ अगर काइंडली आप थोड़ा सा साथ में नंबर्स भी, जस्ट एन इंडिकेटिव नंबर कि प्री सीड टिपिकली लुक्स लाइक व्हाट टिकट साइज है, सीड पे क्या आता है और राउंड ए जनरली नंबर्स में
यार देखिए, होता ये है कि ये जो भी नंबर्स होंगे ये प्री कोरोना टाइम के होंगे। कोरोना के बाद चीजें बहुत ज़्यादा, मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। ठीक है, जस्ट अ रेफरेंस सर। अच्छा, प्री कोरोना आप समझ लीजिए कि नॉर्मल डे ऑफ बिजनेस में जो आपका एंजल इन्वेस्टर था, वो अगर आपको $20,000 देगा तो हो सकता है वो सॉरी $5,000 देगा तो शायद 20% ऑफ योर कंपनी ले ले। ठीक है, ठीक है, जो सीड इन्वेस्टर होगा वो $1 million to $500,000 तक की आपको ग्रांट दे या इन्वेस्टमेंट दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स, और उसकी अगेंस्ट वो 15 to 20% वो भी लेना चाहेगा। ठीक है, ठीक है, इतने पैसे के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप एक अच्छी फंक्शनल एफिशिएंट प्रोडक्ट आपके हाथ में हो, कुछ रेवेन्यू आपके पास आना शुरू हो गया हो और आपके कुछ पेइंग कस्टमर्स हो। राइट। इसके बाद यू प्रिपेयर फॉर द ए राउंड। वो ए राउंड जो होता है वो millions of dollars में होता है, if not tens of millions of dollars, depending upon how you perform. There are very few companies in Pakistan जो सीरीज ए से आगे गई हो या सीरीज ए पे हो। वो इसी वजह से, क्यों, एक तो पाकिस्तान में अभी ये टेक एंटरप्रेन्योरशिप की चीज अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, लोगों को अभी अभी देखिए, होता ये कि टेक्नोलॉजी का भी एक एडेप्शन रेट होता है, कंज्यूमर की तरफ से भी और मार्केट की तरफ से भी। और उस टेक्नोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक माइंडसेट चाहिए होता है। अमेरिका में पिछले 70 साल में माइंडसेट डेवलप हो गया है और उसमें सब चीजें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होती हैं। यूरोप में हो रहा है, पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम फॉर द मार्केट टू बिहेव इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताइए, आजकल पाकिस्तान में कितने लोग ऐप के थ्रू बैंक को यूज करते हैं? परसेंटेज वाइज अगर आप सोचें तो परसेंटेजेस वर वेरी लो बिफोर कोविड, और अब कोविड की वजह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हो गई है। बाय फोर्स लोगों को बैंकिंग जो है वो भी ऐप से यूज करनी पड़ रही है, बिकॉज बैंक में जाना फिजिकली इतना सेफ नहीं रहा। ग्रोसरीज और ई कॉमर्स वो भी अब डिजिटल। सो प्रॉब्ली कोरोना का जहाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हो गई है, डिजिटल अडॉप्शन एक्सेलरेट हो गई है। ये एक चेंज जरूर है। अगर आप अर्बन अर्बन पाकिस्तान को हटा दें फिर बताइए। फिर तो डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव है कि वहाँ इकोनॉमी भी रुक गई है और वहाँ पे डिजिटल बताना चाह रहा था, मैं तो यही बताना चाह रहा था कि अभी पाकिस्तान में जो मार्केट में मैस एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें अभी टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, होता क्या है कि जो दुनिया भर में जब आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी आपको ग्रोथ देगी, एक्सेप्शनल ग्रोथ देगी। ठीक है, आपको फिर एग्जांपल जो मैंने पहले अर्लियर ऑन दी थी ऊबर की, मैं उस पर मैं लेके जाता हूँ। ऊबर अपनी पीक पे उसकी ग्रोथ वर्टिकल थी, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स मंथ और मंथ ग्रो कर रही थी वो। ठीक है, टोटली कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, किसी और कंपनी ने हिस्ट्री में ऐसी ग्रोथ शो नहीं की। एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। एक इंडस्ट्री प्लांट, शुगर प्लांट की जैसे भी सर ने एग्जांपल दी, अगर मैं उसकी फंक्शनैलिटी से और एक टेक्नोलॉजी की फंक्शनैलिटी से मैं अब कंपेयर करूं तो होता क्या है। वो जो प्लांट हमने शुगर प्लांट एक लगाया उसकी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 100 मेट्रिक टन पर ईयर की। ठीक है, अगर उस प्लांट की कैपेसिटी को आपने 1000 मेट्रिक टन पर ईयर पे ले जाना हो तो आपको क्या करेंगे? You need to raise more money from the bank actually.
टू एक्सपैंड द कैपेसिटी, ठीक है। और जितने में पहला प्लांट लगे था शायद उसकी 80% कॉस्ट पे पर 100 मेट्रिक टन के मल्टीपल से आप लगा लीजिए, आप 10 टाइम्स कैपेसिटी ग्रो कर रहे हैं, तो जितना पैसा आपने लिया था उसका 10 टाइम्स पैसा आपको शायद और लेना पड़े। ट्रू, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, एक लीनियर रिलेशनशिप होगा ऑलमोस्ट। बिल्कुल। होता क्या है कि इस टाइप की प्रोडक्शन के अंदर एक आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है, उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी कैपेसिटी की का फंक्शन होती है। जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे यूनिट्स उतना ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर वो वेरिएबल कॉस्ट एक सीलिंग पे जाके हिट हो जाती है कि इससे आगे प्लांट बन नहीं सकता, यानी कि प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसकी बेसिस पे क्या होगा कि आपको एडिशनल कैपेसिटी उसमें बिल्डअप करना पड़ेगी, तो उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। दैट इज द केस ऑफ एनी अदर नॉन टेक वेंचर सो फार, ठीक है। जबकि टेक्नोलॉजी में ये होता है कि अगर जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी नॉन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपने ग्रो करना हो तो आपकी ग्रोथ की जो कॉस्ट है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट से, और विद द सीलिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। उससे आगे आप बियॉन्ड जा नहीं सकते। सर एक हमारे पास इमरान, कुछ हम क्वेश्चंस ले लें ऑडियंस के साथ। सर क्वेश्चन एक आया भी है जी सर, आतिफ आप मुझे इस चीज को रैप अप कर लेने दीजिए, फिर आप ले लीजिएगा, ठीक है। जबकि टेक्नोलॉजी की गेम में ये होता है कि वंस आपने टेक्नोलॉजी बना दी उसके बाद ग्रोथ आपके अपने हाथ में होती है, क्या उसे जितना चाहे ग्रो करते रहे फॉर ए वेरी मिनिस्क्यूल कॉस्ट। उबर एग्जांपल अगेन, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम होती चली जाएगी। नहीं, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ जो होगी वो बड़ी मिनिस्क्यूल होगी। ट्रू। अब उबर ने जो टेक्नोलॉजी बना दी उसको एक बंदा यूज करे या 5 मिलियन बंदा यूज करे, ऊपर को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़नी उसके ऊपर। अगर पड़नी भी है तो टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेड की होगी जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल होगी। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो होती हैं उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो बहुत ही हाइपर ग्रोथ पोस्ट करें। सिंस कॉस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस गिर जाती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है, मतलब आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए आप जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन वो भी डिक्रीज हो रही है, साथ में कॉस्ट ऑफ सर्विस भी डिक्रीज हो रही है, एक्विजिशन भी डिक्रीज हो रही है, तो आप हाईली स्केलेबल बन जाते हैं, राइट? जी बिल्कुल आइडिया ये है कि जब आप हाइपर ग्रोथ मोड में आते हैं ना तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जो कैक जो कहलाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कस्टमर, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लो हो जाती है और उसकी अगेंस्ट जो आपको ग्रोथ मिलती है वो बहुत ज्यादा हाइपर मिलती है, राइट। और यही वजह होती है कि हाइपर ग्रोथ कंपनीज प्रीमियम पे ट्रेड की जाती हैं, वैल्यू की जाती है। ग्रेट पॉइंट सर। सर हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लें। हमारे स्टूडेंट एक माजे एंटरप्रेन्योरशिप के, वो पूछ रहे हैं कि जब आप आइडिया को चेंज करते हैं ऑन द फ्लाई, उसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, लाइक पेमेंट पे वो ही कंसर्न कि जब पेमेंट लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं, यू इन्वेस्टेड टाइम एंड कॉस्ट ऑन इन वन डायरेक्शन, और अब आपने एक पिवट का डिसीजन लेना है, सो योर टेक ऑन हाउ अर्ली टू टेक अ पिवट। एंड होता ये है कि जब आप जो टेक स्टार्टअप होता है उसकी ब्यूटी ये होती है कि वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अपने आप को बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब राइट, पिवटिंग की भी एक कॉस्ट है, ऑब्वियसली एक कॉस्ट है, ठीक है, मगर वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लो होती है as compared to the upside that is going to attract going forward, the new direction, new scenario, राइट, ठीक है। तो कॉस्ट अगर इनकर करनी है तो इनकर करनी है, उसमें आप यू कांट एस्केप, बट you have to think through the situation and you have to be very agile in adapting to the changing environment and changing circumstances.
and you have to take a very informed decision with of course the investors on board and advisors on board कि हम अपना डिस्कोर्स यहाँ से चेंज करके इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं और उसको ले जाने का रैशनल ये है। उसके आगे हमें फिर ये हमारे KPIs हैं जो कि हम डिलीवर करेंगे और इन KPIs के अगेंस्ट आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो यहाँ से बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाएगी। But it has to be a thought through process. Right. Thank you very much for this. एक और क्वेश्चन है सर, हमारे पास एक और स्टूडेंट है हमारे, वो पूछ रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन है उनका कि आप जिंदगी में कभी were you ever afraid कि what will happen next? सर देखिए, फियर ऑफ अननोन अगर लेके चलेंगे तो आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। Right. So you have to overcome the fear of unknown. Is always a leap of faith. Right. Thank you very much. सर इदरीस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर रहमान आपके पास जी सर इदरीस सर मैं इस तरह पूछना चाह रहा था कि जो बिजनेस स्कूल है, आपने जो वो कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़ाएं जी, वो तो पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि बिजनेस स्कूल्स में कॉपी किया होता है वेस्ट के स्कूल से करिकुलम, तो वो उससे बहुत आगे की चीजें, बहुत हाई फाई चीजें पढ़ाते हैं, लाइक वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और फिर उससे भी आगे आर्बिट्राज और हेजिंग सो एंड सो फोर्थ। ये चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में कहाँ तक काम आती हैं? और वी नीड टू चेंज द करिकुलम टू प्रोड्यूस गुड एंटरप्रेन्योर्स? नहीं, होता ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं ना तो आपका बिजनेस बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, उससे शायद ये चीजें इररेलेवेंट लगे, मगर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है उससे फिर आपको एक ट्रेजरी भी चाहिए होती है, एक बहुत ही एफिशिएंट कैश चर्निंग मशीन भी चाहिए होती है, री इन्वेस्टमेंट मशीन भी चाहिए होती है। तो जब तक इन सब चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट, प्राइस आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अगर आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 4 कंट्रीज में आप एक्सपैंड कर रहे हैं और एक कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, आपको उसके फॉरवर्ड फॉरेक्स प्रोटेक्शन बाय करना पड़ेगी ताकि आपके इन्वेस्टर के रिटर्न का प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो पढ़ाई जाती है वो सही पढ़ाई जाती है मेरे ख्याल से। होता ये है कि आप अपने बच्चों को इंटर्नशिप में भेजिए, मेक इट ए पॉइंट कि आपकी कोर्स, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट फाइनेंस का कोई बंदा है तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का विंग है उसमें कुछ अर्से के लिए उसे आप इंटर्नशिप करवाइए ताकि उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिल सके। इंसान जब एकेडमिक वर्ल्ड से निकल के रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में जाता है तो वो ज़्यादा सीखता है, उसको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं। जो मिसमैच है वो ये है कि बच्चे को रियल लाइफ की फ्लेवर नहीं मिल पा रहा है। इसको 2 तरीके से केटर किया जा सकता है कि आप एक तो विजिटिंग प्रोफेशनल्स को लेके आइए, जो बैंकर्स हो गए, किसी और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो गए, प्रोजेक्ट फाइनेंसियर्स हो गए, इन लोगों को लेके आइए जो कि आप बच्चों से बात कर सकें, वर्कशॉप कंडक्ट कर सकें, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकें, और उसके साथ साथ बच्चों को आप इंटर्नशिप करवाइए। मुझे याद है कि जब मैं MBA कर रहा था तो एक हमारे बहुत ही काइंड विजिटिंग स्कॉलर थे, दाऊद साहब, उनके यमा हरकुलिस के MD, नाम उनके भूल गया, दाऊद साहब थे वो। तो जो चीजें उन्होंने हमें बताई थी रियल लाइफ की, उनका कोई एकेडमिक इक्विवेलेंट नहीं था। जो नॉलेज उन्होंने इम्पार्ट की थी उस स्ट्रैटेजिक बिजनेस
क्या वो मैं वो कोर्स लिया था उन्होंने, और जो नॉलेज उस वक्त उन्होंने हमसे शेयर की थी वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। तो जो विजिटिंग स्कॉलर्स होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है, वो आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ फ्लेवर दे रहे होते हैं बच्चों को। Have I answered your question? ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट इट जी जी। सो सर इदरीस और कुछ जी, कोविड ने क्या चेंज किया है फाइनेंसिंग के लिए जी, आप बताइए ना, कि खास तौर पे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लाइफ मुश्किल कर दी है जी मुश्किल इस सेंस में कर दी है कि इमरान, वो जो मैंने सेकेंड लास्ट स्लाइड आपको दिखाई थी एक, वो आपके पास अभी दिखा सकते हैं? जी जी समय काइंडली अगर वो स्लाइड आप शेयर कर दें जिसमें मैप्स बने हुए थे। जी सर अभी शेयर हो रही है जी, ये वाला, ये। ठीक है। अब नीचे एक स्केल है कि किस स्केल पे डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट, सॉरी, फंड रेजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सबसे सबसे कम इफेक्ट जो आया है वो नॉर्थ अमेरिका में आया है, मेनली बिकॉज मार्केट बहुत मेच्योर है और उसका रिएक्शन टू दिस कोरोना इज कंप्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसमें यूरोप की, उसमें भी बहुत ज्यादा कम फर्क पड़ा है, उसमें तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन पड़ा है, मेनली बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी, ड्राई पाउडर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, और दे आर ऑन दी राइजिंग ट्रैक ऑफ टेक एंटरप्रेन्योरशिप। जो सबसे ज्यादा पड़ा है वो चाइना में पड़ा है, maybe because it all started from China and things have got jammed, and वो जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उसमें ये इट मेक सेंस कि दुनिया ने तो चाइना से सीख लिया था, और चाइना को सीखने के लिए कोई और, सिखाने के लिए कुछ और था नहीं, दे हैव लर्न इट देमसेल्व्स। मेरे ख्याल से ये उसका इफेक्ट मुझे लगता है। अदरवाइज जो मिड रेंज का इफेक्ट है वो एशिया में है और अफ्रीका में है। एशिया, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया, ये इसमें मिड रेंज का इफेक्ट आया है। ठीक है। तो यस, कोरोना की वजह से जो पैसा है वो श्रिंक हो गया है, मुश्किल से अवेलेबल है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा पैसा रेज करने के लिए, जो कि पहले आसानी से हो जाता था। अब उन्हें एक एडिशनल स्टोरी सुनाना पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम देयर ओन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टोरी, कि वो अब इन्वेस्टर के मनी को वो कोरोना के इफेक्ट से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। The entrepreneurs should be ready to answer this question, कि अगर जब पैसा रेज करने जाते हैं तो एंटरप्रेन्योर पूछेगा, जो इन्वेस्टर पूछेगा कि भाई मुझसे पैसा तो लेके जा रहे हो, इसको तुम प्रोटेक्ट कैसे करोगे कोरोना के इफेक्ट से। तो एंटरप्रेन्योर्स शुड बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आतिफ साहब, फंड प्रोवाइडर या वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली किस टाइप का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है? इट्स वेरी हाई, इट्स मॉडरेट, व्हाट? अच्छा, बिकॉज़ ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो वीसी है उसके माइंडसेट में घुसना पड़ेगा। ठीक है। जो मीडियन रिटर्न है किसी भी टिपिकल 100-200 मिलियन डॉलर वीसी फंड का अमेरिका के अंदर, वो है 30%। ठीक है। which may be unbelievable, but that's what it is। होता ये है कि
जो वीसी फंड्स होते हैं वो भी किसी न किसी इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टर है वो आप समझे कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ मनी है। जो मेन सोर्स है मे बी ह्यूज बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, वो उसके लिए पैसे को इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। या तो वो खुद डिसीजन ले और मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करे। और चक्कर ये है कि वो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल पेंशन फंड है, वो इस बिजनेस में है नहीं कि वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद ले, एसेस करे और खुद इन्वेस्ट करे। तो वो ये क्या करता है, वो ये कहता है कि यू मिस्टर वीसी, आई विल गिव यू दिस मनी, आई विल पे यू सर्टेन फी फॉर टू मैनेज दिस मनी, यू बेटर invest in different startups across the globe or across the country। ठीक है। अब होता ये है कि वो वीसी जो है वो है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि टेक्नोलॉजी को समझता भी है और टेक्नोलॉजी की जो रिस्क और रिस्क मिटिगेशन को भी समझता है, और उसके पास डील फ्लो भी बहुत है। उसकी वजह से वो क्या करता है, वो एक पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो उसकी समझ में आती है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगी। और हो सकता है कि प्रोपोजिशन बहुत अच्छी हो, प्रोपोजिशन के साथ साथ टीम को भी अच्छा होना जरूरी होता है कि ये अच्छी टीम है और उसकी ये अच्छी प्रोपोजिशन है जो कि इस अच्छी प्रोपोजिशन को आगे लेके जा सकती है। कि वो ये दो चीजें देखता है। अब उस जो एक पोर्टफोलियो से डेवलप किया 150 एंटरप्रेन्योर्स का और उनकी जो भी टेक स्टार्टअप्स हैं उनका, अब ये उसका काम है कि उसको बैठ के मैनेज करे, मॉनिटर करे और हर एक को भी अगर किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसको सही डायरेक्शन में लेके आए और फिर उसको आगे एग्जिट करे। असल पैसा बनता है एग्जिट के ऊपर। जो टेक स्टार्टअप्स होती हैं वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही होती। रीजन उसका ये है कि वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो सारा रीडिप्लॉय कर देती हैं ग्रोथ को हैक करने के लिए। ठीक है। तो टेक स्टार्टअप से आप किसी डिविडेंड्स की तवक्को मत रखिए। टेक इन्वेस्टमेंट जो है वो प्योर कैपिटल गेन प्ले है। तो अब वीसी ने अपने जो अच्छा वीसी को जिसने पैसा दिए उसको एलपी कहते हैं, लिमिटेड पार्टनर, और वीसी खुद है जीपी, जनरल पार्टनर। अब जो जीपी है उसने एलपी से कुछ रिटर्न प्रॉमिस किया है कि मैं जी आपको 20 से 25% रिटर्न दूंगा। अब ये उस वीसी की जिम्मेदारी कि वो जो भी उसने जो भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है उसको इस लेवल पे लेके आए ताकि वो एग्जिट कर सके, और एग्जिट करने के बाद जब वो पैसे बनाए तो फिर उनको पैसे रिटर्न भी कर सके। अब चक्कर ये कि एग्जिट होता है तकरीबन जी या एच राउंड के अराउंड। तो उस वीसी की कोशिश ये होती है कि वो किसी जगह पे खुद भी इन्वेस्ट करे, फिर अपने आप को हैश करने के लिए वो कहते हैं वो 4-5 वीसीज को और साथ लेके आ जाता है ताकि उसके पैसे कम से कम लगे और रिस्क डाइवर्स हो जाए। और इसकी बेसिस पे फिर वो अपने उस पोर्टफोलियो के ऊपर जो कि उसने डेवलप किया होता है वो अपना रिटर्न कैलकुलेट करता है। हो सकता है 70 to 80% अंडर बिल्कुल ही मर जाएं, हो सकता है नेक्स्ट 10% एवरेज परफॉर्म करें, और हो सकता है 2% ऑफ द फर्स्ट 2% परसेंटाइल आवत से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो वो जो एक्सेप्शनल स्टार्टअप्स होती हैं 2% वाली, वो फिर तमाम अंडरडॉग्स को और एवरेज परफॉर्मर्स को कवर कर देती हैं, और इसकी बेसिस पे उस वीसी को जिसने पैसे दिए थे तो वीसी प्राउडली उनको जाके 20 से 30% का रिटर्न थमा देता है। तो यस, वीसी बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है
मगर उसके साथ साथ उसके अपने स्किल सेट है जिसके बेसिस पे वो बहुत ज्यादा अपसाइड भी क्रिएट करवाता है एंटरप्रेन्योर से। तो यस, ही इज ए बैड बॉय बट एट द सेम टाइम इज ए वेरी गुड बॉय आल्सो। सो उसमें से अगर वो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तो 5 डाई डाउन कर जाएंगी, 2-3 एवरेज परफॉर्म करेंगी, और वो 2 जो एक्सेप्शनली परफॉर्म करेंगी वो उस फंड को रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। जी, वो 10 में नहीं करेगा, वो तकरीबन 25-30 में करेगा, फिर कहीं जाके स्टार्ट रिटर्न्स जनरेट होंगे। फॉर द सेक ऑफ मैथ्स अगर हम कहें 10 मतलब 100 कह लें तो उसमें 100% में से 50% स्ट्रेट अवे चली जाएंगी, 20-25% एवरेज, और जो टॉप 10% है ना प्रोबेबली वो इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म करेंगी कि उससे फंड ग्रो करेगा। बिल्कुल, वो फंड की रिटर्न्स पे वो वहीं से जनरेट हो जाएंगे। So it's a very risky business. It's a very risky business. The VC business is a very risky business. Right. So, sir, please any question, comment, please. बस मेरा ख्याल है अगर ऑडियंस तो हमने आतिफ साहब का काफी टाइम ले लिया, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा। नहीं, आई एम अवेलेबल, आई कैन बी ऑफ एनी। जी, यहाँ कुछ फैकल्टी बैठी हुई है, हम किसी को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, किसी को चांस दे सकते हैं इमरान साहब? जी जी प्लीज सर। आप किसी को अलाउ कर, मुझे यहाँ से अलाउ किसी को अगर करें तो। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर जनरल ऑडियंस को कह दें कोई भी क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर दें या पोस्ट कर दें फेसबुक पे, वेरेवर दे वांट सर। जी, तो आतिफ साहब आपका पाकिस्तान आना होता है? जी, अभी मैं आया हुआ था, फरवरी में वापस गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था। अच्छा, फंड रेजिंग की के सिलसिले में आया हुआ। जितनी मेहनत की थी कोरोना ने सब बंजामेट कर दी। तो अभी तो जरा कोविड टाइम है तो सब लॉकडाउन है, हम लोग यूनिवर्सिटी का बिजनेस से टीचिंग वगैरह हो रही है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जी जी। तो अगर आपका कोई सितंबर वगैरह में आना हो तो यूनिवर्सिटी में, हम मेरी यूनिवर्सिटी में आपका कोई लेक्चर करवाएं फेस टू फेस, अगर उस वक्त यूनिवर्सिटी खुल जाए तो। इंशाल्लाह जरूर, अगर इफ यू वांट आई कैन डू इट ऑनलाइन आल्सो। मगर ये ध्यान में रखें कि हर मुश्किल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। गूगल और Skype.com की डीप रिसेशन के अंदर बने थे। Airbnb, स्क्वायर, स्ट्राइप, ये 2008 और 9 के डीप रिसेशन के अंदर बने थे। Agreed, absolutely sir. This is the best time to start. ठीक है, अब ये जो टाइम्स होते हैं इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको थोड़ा सा थिंक थ्रू करने का मौका मिल जाता है, वो एग्जीक्यूशन का प्रेशर नहीं होता, और यू कैन रियली ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ, और जैसे ही मार्केट लॉन्च हो तो फिर यू कैन गो फुल थ्रॉटल। एग्जैक्ट जी प्लीज। Right.
थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग। देखिए, इसमें मल्टी लेयर इशू आपने किया है। एक तो जो ऑनेस्टी है और इंटेग्रिटी है, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हमने ही उनको सिखाई है। और इसको जिस तरीके से भी हो हमें अनलर्न करना पड़ेगा, उनको एक पर्सनल इंटेग्रिटी के ऊपर लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जो सिस्टम अल्लाह मियां ने डिजाइन किया है वो ये है कि ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करता है और डिसऑनेस्टी को वो फ्लोरिश होने नहीं देता इन द लॉन्ग रन। आप डिसऑनेस्टी से थोड़े से शायद कुछ अर्निंग कर लें, मगर अर्निंग क्राइटेरिया नहीं होती आपकी सक्सेस का, अनलेस कि आप सिर्फ अर्निंग को ही सक्सेस का लिटमस टेस्ट बना लें। और होता ये है कि जब आप लाइफ में जाते हैं ना, तो बहुत सी चीजें लाइफ आपको खुद ही सिखा देती है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ बिजनेस की, कि P&L आप एकेडमिकली पढ़ लीजिए, चलो आप क्लास में पढ़ लीजिए, बैलेंस शीट बनाना आप सीख लीजिए, मगर जो एक जब आप एक अकाउंटिंग फर्म ज्वाइन करते हैं और अकाउंटिंग फर्म जब आपको एक किसी भी बिजनेस में भेज के आपसे काम करवाती है, वो टाइम होता है जिसमें कि आप सही चीज सीख पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में जो आपकी न्यू जनरेशन, उसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट, वो क्विक टू अडॉप्ट हैं, चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, इंकरेजमेंट की जरूरत है। और जो जिस तरह मार्केट जा रही होती है, वो उसी तरह उसको परसीव करेंगे, उसी तरह बिहेव करेंगे। अगर हम अपनी सोसाइटी को एक इंटेग्रिटी वाली सोसाइटी बनाना शुरू कर दें, तो ये बच्चे खुद ही उस चीज को फील करेंगे और अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर हम एज ए लीडर ऑफ द सोसाइटी, वी आर द एल्डर जनरेशन, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर हम खुद इंटेग्रिटी में या ऑनेस्टी में वीक होंगे, तो फिर हम बच्चों को ये सिर्फ पढ़ा के नहीं कर सकते। we have to live all these values. Only then your new generation will adopt to it. Right. तो आतिफ साहब, जैसे आप कह रहे थे कि कोविड का एक फायदा ये हुआ, कोविड के मुख्तलिफ डायमेंशंस, और उसमें से एक भी है, कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, तो एक और जो डायमेंशन है वो ये कि राइट नाउ वी आर हैविंग यू एट दिस मोमेंट at 10 p.m. 11 p.m. from far away. Otherwise हमारे स्टूडेंट्स जो है आपके लेक्चर से बेनिफिट ना कर सकते, अगर ये कोविड की वजह से, कोविड ने वेबिनार्स को जो है काफी इनकरेज कर दिया, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोविड ने बेसिकली लोगों को टेक्नोलॉजी में जो कहते हैं ना, मोर फोकस कर दिया है। अब यहीं पे आप सोचिए, हम इस वक्त वेबएक्स को यूज कर रहे हैं, जूम भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सीधा 4-5 चीजें और अवेलेबल हैं। ये सब चीजें पाकिस्तान में डेवलप की नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी कोई बड़ी न्यू तो नहीं है, पाकिस्तान में किसी ने सोचा ही नहीं करने का। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो माइंडसेट नहीं था। अब आजकल के ज़माने में अगर आप देखिए, तो कोविड की वजह से जो मैं जनरल बच्चों की एक सर्टेन थॉट डेवलप करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको सोचना पड़ेगा कौन सी चीज रुक गई है, कौन सी चीज चल रही है, क्या क्या बिक रहा है। जो टेक्नोलॉजी की जर्नी होती है, सिर्फ सर्विसेज की जर्नी होती है। आप कहें कि जी कार्स की टेक्नोलॉजी रुक गई है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी की टेक्नोलॉजी रुक गई है, फूड डिलीवरी की टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, फ्लॉरिश कर रही है।
जो डिस्टेंट वर्किंग की या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की टेक्नोलॉजी या फिर हेल्थ केयर, ऑनलाइन हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी, फिनटेक की टेक्नोलॉजी, biotech की technology, all these things are flourishing. They're flourishing, then attracting lot of money as well. तो ये है वो पिवट जिस पहले इमरान ने जिक्र किया था कि वक्त के साथ साथ आपने कैसे पिवट करना है. अगर आप एक कार डिलीवरी, एक कैब की आपने ऐप बनाई करीम जैसी या ऊबर जैसी, तो आपने ऐप तो बना ली, करेंगे उसका कि लोग सफर ही नहीं कर रहे. आप पिवट कर दें उसको फूड डिलीवरी के लिए, कोरियर डिलीवरी के लिए. दैट इज ए पिवट दैट यू नीड. आपको मार्केट को देखें और देखिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उस मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं. इट्स दैट सिंपल. A great discussion, sir. Thank you very much, sir. Atif, please overrun कर गए टाइम काफी, sir. Atif. Yeah. So, thank you so much, Atif sir, for being here. It was a nice lecture, and I'm sure that the students have gained a lot from it, students as well as the faculty. And whenever you are in Pakistan, we would like to have you in person for a discussion with the faculty as well as the students. Thank you so much for this opportunity. Thank you for having me. It was a real pleasure. If I can be of any help to anybody, I'm always available. Imran has got all my contact details. If anybody wants to get in touch and have some discussion, I'm always available. Thank you. Sir Atif, thank you very much for your time. Sir Idris, thank you very much for this idea to starting this series. Sir Atif, we're really once again grateful for your time. बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड हैं, हम ये सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे. आपको भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भेजूंगा ताकि उनको हम डिटेल में आंसर कर सकें और बाद में सबके साथ शेयर कर सकें. I learned a lot. I'm a better person 1 hour after talking to you. So thank you very much. You're welcome. Anytime. I'm available. And once again, thank you for having me over. Thank you, Samya and Agha, for the support as well. Sir Idris, thank you very much. Any concluding remarks? Thank you so much. I would like to thank all as well as Atif Saab and the GCI team, which has organized this. It was only, we have just put an idea to Imran Saab, and the organization part was all done by Imran Saab and his team and Sania. So thank you all for organizing this. Thank you very much, sir. Well, my pleasure. And inshallah. And Agha, thank you to you as well. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Have a good day. Sir. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.